नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग। विविधता की समझ के बाद में हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, विविधता एवं भेदभाव। विविधता का मतलब हमने देखा था कि अलग होने का भाव, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है भेदभाव, जिसको आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने नवो एकेडमी की सोशल साइंस की सेकंड पार्ट की बुक अगर नहीं मंगवाई है तो आप जल्दी कीजिए, क्योंकि ये किताब आपके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा साबित होने वाली है। तीनों हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का जो कंपाइलेशन मैंने किया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 95 पेजेस की बुक जो आपको दिलाएगी फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स। उसके साथ में आपको बताएगी कि आंसर स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, कैसे आप सरल शब्दों में आंसर को आराम से लिख सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जो नंबर दिए हैं यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, उस पे मैसेज भेज के भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं विविधता और भेद। शुरू विविधता से करेंगे हम। और जैसा कि चैप्टर के शुरुआत में बताया गया है कि संसार में मुख्य रूप से 8 धर्म है। सिलेबस में दिया है, हम इसी से शुरू करेंगे। संसार में 8 धर्म को लोग मानते हैं, 8 धर्मों के लोग हैं मानने वाले, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, उस यहूदी है ना। तो ये 8 धर्म हो गए। अगर भारत की बात करें तो यहां पर देखिए 1600 से ज्यादा बोलियां, 1600 से ज्यादा भाषाएं तथा बोलियां हैं। भाषाएं तो 22 ही है, लेकिन भारत के अंदर क्या है कि हर 10 कोस पे बोली बदल जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भाषाई संविधान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता है, लेकिन उसके साथ में बोलियां, जैसे मान लीजिए राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त तो नहीं है, लेकिन राजस्थानी के अंदर फिर भी देखिए मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती है, वागड़ी है, बिली है, बहुत सारी। गुजरात के अंदर अब जाएंगे तो सुरती है, काठियावाड़ी है ना। इस तरह से अलग अलग भाषाएं होती है। ये कुल मिलाकर के 1600 का आंकड़ा दिया हुआ है। तो कितनी विविधता है। 100 से अधिक डांस, 100 से अधिक डांस है, नृत्य जिसको आप बोलते हैं। बहुत सारे जो क्लासिकल डांस है उनके नाम तो आपको पता होंगे, जैसे कथक है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, यक्षगान है, भरतनाट्यम है। अगर मैं क्षेत्रीय नृत्यों की बात करूं, गुजरात में अगर गरबा देख लीजिए आप, राजस्थान में घूमर देख लीजिए, महाराष्ट्र में लावणी देख लीजिए, बहुत सारे हैं। तो ये विविधताएं हैं। 8 धर्म, 1600 से अधिक बोलियां, 100 से अधिक डांस, इसको हम नृत्य कहते हैं। अब देखिए हम किनके साथ सहज महसूस करते हैं। अगर आप कहीं बस में सफर कर रहे हैं और आपको बस में कोई ऐसा यात्री मिल गया जो आपके समान भाषा बोलता है, आपके जैसा पहनावा है, उसका खान पान एक जैसा है। मान लीजिए कि गुजराती मिल गया कोई, आपने उनको पूछा केम छो, उसने कहा सारू छे, तो आपके अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, चलो यार गुजरात से हैं तो अच्छी अच्छी बातें हो जाएगी। तो समान पहनावा, भाषा, खान पान वाले लोगों के साथ हम सहज महसूस करते हैं। मैं यहां से इस चर्चा को प्रारंभ करता हूं। समान पहनावा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज वाले व्यक्तियों के साथ हम सहज महसूस करते हैं। सहज का मतलब कंफर्ट महसूस करते हैं कि हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई दूसरे पहनावे का, कोई दूसरी भाषा बोले, मान लीजिए आपको तमिल नहीं आती है, आप ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, रेल में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, अगर वहां पर आपको कोई दक्षिण भारतीय व्यक्ति मिल जाता है जिसकी भाषा आपको नहीं आती है, उनको आपकी भाषा नहीं आती, उनका पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है, तो आप थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं कि यार पता नहीं इनके साथ क्या बात करूं मैं।
वही बात है ना। तो उनके बारे में हम ऐसी धारणा बना लेते, उनके बारे में नहीं, मतलब कोई भी हो, कोई भी विशेष पहनावा अगर कोई पहन करके आता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो इस तरह का होगा। तो हमारे दिमाग के अंदर एक पहले से एक माइंड सेट हो जाता है जिसको आप प्रीजुडिस माइंड कहते हैं, या हिंदी में अगर मैं कहूं तो पूर्वाग्रह। आपके समान जो है उनके साथ आप अच्छा फील करेंगे, जो आपके समान नहीं है उनके साथ आप असहज महसूस करते हैं। कई बार हम उनके लिए अपने दिमाग में एक अलग धारणा बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह। प्रश्न आता है कई बार, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में हम पहले से ही कोई राय बना लेते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हम पहले से ही कोई राय या धारणा बना लेते हैं जिसे हम क्या कहेंगे? पूर्वाग्रह कहते हैं। जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। अक्सर यह नकारात्मक, ये अच्छी नहीं होती है, ये नेगेटिव ही माइंड सेट होता है। किसी जाति विशेष के बारे में हम सुनते हैं कि यार ये तो बहुत लड़ाकू है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके सभी लोग जो लड़ाकू होंगे। एक ने चोरी की है इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समुदाय को दोष दिया जाए। क्लास में एक बच्चा थोड़ा नोटोरियस होता है इसका मतलब ये नहीं पूरी क्लास ही नोटोरियस है। तो हमें क्या है, व्यक्ति विशेष के प्रति पहले से कोई धारणा नहीं बनानी है, लेकिन अगर हम बनाते हैं तो इसका मतलब हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और ज्यादातर ये नकारात्मक होती है। प्रश्न आता है पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? कई बार ऐसा होता है, जब मैं पहले स्कूल ज्वाइन करने गया तो लोगों ने कहा सर आप कंप्यूटर के टीचर हैं। मैंने कहा नहीं। मैं कहा आपको क्यों लगा कि सर आप कंप्यूटर जैसे लगते हैं? कंप्यूटर जैसे मतलब ऐसा लगता है कंप्यूटर पढ़ाते होंगे। फिर कहा चलो सर कोई बात नहीं, आप तो मैथ्स के टीचर होंगे। मैंने कहा मैं वो भी नहीं हूं। तो फिर कहा आप साइंस के जरूर होंगे। मैं कहा क्यों? कि सर आप चश्मा लगाते हो, साइंस वाले बहुत पढ़ते हैं, तो चश्मा वाले तो साइंस वाले ही हो सकते हैं। मैंने कहा साइंस तो है लेकिन उसके साथ सोशल भी लगा हुआ है, मैं सोशल साइंस का टीचर हूं। तो ये देखिए हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्या है, भाई जो चश्मा वाला है वो जॉब बहुत ज्यादा पढ़ता होगा, साइंस वाला ही ज्यादा पढ़ता है, ऐसा नहीं है। तो ये हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जो एक धारणा हमारे दिमाग में बन जाती है पहले से ही, उसको हम कहेंगे पूर्वाग्रह। हम अपने समान के जो विचारधारा के जो लोग हैं, पहनावे हैं, उसके साथ में हम सहज महसूस करते हैं। ये भी आपको फैक्ट पता रखना है। हम पढ़ रहे हैं विविधता और भेदभाव। सबसे पहले मैंने विविधता के कुछ फैक्ट आपके सामने रखे, किनके साथ हम सहज महसूस करते हैं और किन लोगों के बारे में हमारी धारणा ऐसी बन जाती है जिसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। आप देखिए, पूर्वाग्रह की जब बात चली है तो हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारे दिमाग में कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं कि चलो सर गांव के लोग और शहर के लोग, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ये गांव के लोग और ये शहर के लोग। अब गांव के लोग हमारे दिमाग में है कि मेहनती होते हैं लेकिन पैसे खर्च नहीं करते हैं, कंजूस होते हैं, सफाई नहीं रखते हैं। यह आम धारणा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सफाई नहीं रखते हैं। ये एक धारणा है कि गांव के लोग मेहनत खूब करते हैं सर, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए कहेंगे तो मना कर देते हैं, नहीं नहीं यार चलो बीमार, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो क्या करूंगा कि गरम गरम गुड़ है उसका पानी बना के पी के सो जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर साफ सफाई नहीं रखते गांव में, गंदगी बहुत रखते हैं। ये आम धारणा है। जबकि आप बहुत सारे ऐसे गांव देखेंगे जो आदर्श गांव है, वहां पर साफ सफाई इतनी बढ़िया है जिसका कोई मतलब दूर दूर तक कोई उसका कोई उदाहरण मिलना मुश्किल है, इतना अच्छा है। लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित है।
कि गांव के लोग हैं सफाई नहीं रखते, गांव के लोग हैं वो आधुनिक नहीं है, मॉडर्न नहीं है, कि पिछड़े हुए हैं, उनकी जो सोच है वो सही नहीं है, क्या वो पुराने ख्यालों के हैं, नए युग से उनका कोई वास्ता नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। गांव के लोग संस्कारों से जुड़े होते हैं। अब देखिए शहर के लोगों के बारे में क्या धारणा है कि सर वो आलसी होते हैं। आलसी कैसे होते हैं कि वो क्या सारे दिन सोते रहते हैं, सुबह सुबह 8-9 बजे तक जगते नहीं है। शहरी लोग, गांव में तो लोग 5 बजे जग जाते हैं, सूरज उगने से पहले गांव के लोगों का ऐसा होता है कि वो जग जाएंगे। ऐसा नहीं जो शहर के लोग हैं वो कहीं सर हमें आलसी बना दिया। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित मैं बात कर रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे शहर के लोग आलसी, शहर के लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, कहीं भी जाते हैं चलो घूमने चलो, होटल में चलो, और ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। सही बात है, बहुत मॉडर्न है, आधुनिक है, आधुनिक सोच वाले होते हैं शहर के लोग, सफाई रखते हैं। तो ये जो है बेटा, ये सब पूर्वाग्रह है। आप गांव और शहर के नाम पे ऐसी सा विचारधारा अपने दिमाग के अंदर जो है वो बिठा नहीं सकते, लेकिन ये धारणाएं हैं। ये पूर्वाग्रह के मैंने उदाहरण दिए गांव और शहर से। अब मान लीजिए मैं आपको लड़के और लड़कियों की बात बताता हूं, ठीक है। अब देखिए इसी में हम एग्जांपल लेते हैं, लड़के। अब सबसे पहली बात, लड़के रोते नहीं है, आपको पता है क्या? लड़कियां रोती, कोई लड़का रोता उसको अरे क्या लड़की की तरफ रो रहा है। तो देखो क्या है कि लड़के रोते नहीं, बलिष्ठ होते हैं। ध्यान देना, लड़के रोते नहीं, बलिष्ठ होते हैं, बदमाशी करते हैं। कोई बदमाशी करता है तो कहता है लड़का है बदमाशी तो करेगा, लड़की थोड़ी है। घर के काम नहीं करते, ये भी एक धारणा है, घर के काम नहीं करते, डांस नहीं कर सकते, नृत्य नहीं करते, क्योंकि डांस क्या कहते हैं तो मैं को लड़की थोड़ी हूं, मैं तो डांस थोड़ी करूंगा। ये लड़कों के बारे में। अब लड़कियों के बारे में, लड़कियां, इसको छोटा कर देना आप, हाँ लड़कियां। तो लड़कियां देखो, एक तो मधुर बोलती है, मीठा बोलती है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती है। लेकिन लड़कियों से आप तमीज से बात करो, अगर तमीज से बात करो तो सॉफ्ट कब हार्ड हो जाता है पता नहीं चलता है। आम धारणा बता रहा हूं मैं। लड़कियां मधुर बोलती है, खाना बनाने में चतुर निपुण होती है, खाना बनाने में दक्ष होती है, वो नृत्य करती है, डांस कर सकती है अच्छा सा, वो अक्सर रोती है, थोड़ा सा भी कहोगे लड़की को तो उसके आंसू निकल आएंगे। आम धारणा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लड़कियां नाराज मत होना, हम टॉपिक पे चल रहे हैं। इस तरह से ये धारणाएं हैं। चित्रकारी कर सकती है, पेंटिंग, लड़कियां चित्रकारी करती हैं। तो देखो बेटा, ये जो धारणाएं बनी हैं ये सब हमारे माइंड के जो प्रीजुडिस माइंड है, मतलब कि हमारे पूर्वाग्रह है। अगर आपको कोई पूछे कि पूर्वाग्रहों के उदाहरण दो तो आप दे सकते हैं, गांवों के, शहरों के, लड़कों के बारे में क्या सोचता है समाज, लड़कियों के बारे में क्या है, ये पूर्वाग्रह है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अभी तक भेदभाव नहीं आया है, अभी तक हम थोड़ी अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, जैसे विविधता। उसके बाद में हमने देखा कि हम किसके साथ सहज महसूस करते हैं। हमारे दिमाग में यदि किसी के प्रति कोई धारणा बन जाती है तो उसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। ये पूर्वाग्रह धीरे धीरे भेदभाव का रूप ले लेते हैं। फिर लड़के लड़कियों में भेदभाव करने लगते हैं कि अरे तू बाहर खेलने नहीं जा सकती, तुझे घर में खाना बनाना है, तुझे पढ़ने का कोई काम नहीं है। तो अक्सर देखा जाता है लड़कियां जो पढ़ने में ज्यादा होशियार होती है उनको हम घर पे रखते हैं, और कई लड़के जो हैं
उनको बार बार ट्यूशन करवाते हैं तो भी वो उसी कक्षा में पंचवर्षीय योजनाएं करते रहते हैं, 5 साल उसी में रहते हैं, आगे जाते ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्वाग्रह से फिर भेदभाव जन्म लेता है। तो ये बहुत अच्छी सी बातें हैं, समाज से संबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित है, हमें इसको समझना है, इसकी गहराई को समझना है। ये सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन को प्रतिबिंबित करती है। हमें किसी के बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना है, पहले उनसे मिलना है, बात करनी है, उनको समझना है, समय देना है। 6 क्लास में नए नए बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं सर हमें लगा आप बहुत खतरनाक सर हैं। फिर 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, कहता सर आप खतरनाक नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। फिर 6 महीना होता है, फिर कहता सर आप थोड़ा अच्छे कम होने लगे हो। क्यों? जब आप किसी के साथ रहते हैं तब पता चलता है अच्छे कम होने लगे हो, इसलिए क्योंकि होमवर्क करना पड़ता है ना बेटा, तो होमवर्क नहीं करते हैं तो कभी कभी टॉनिक मिलता है टॉनिक से आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको लिखिए आप, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में मेरे साथ। आप नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कुछ विशेष बच्चों का। देखिए, विशेष बच्चों से मेरा अभिप्राय है जिनको हम पहले विकलांग कहते थे। अब विकलांग हाथ से भी हो सकता है, पैर से भी हो सकता है, आंख से भी हो सकता है, किसी को मान लो सुनाई ना दे, कोई बोल ना सके, सारे विकलांग आते हैं। लेकिन उसके बाद में विकलांग की जगह इनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाने लगा? खास जरूरत वाले बच्चे, कि जिनको सपोर्ट की आवश्यकता है, उनको खास जरूरत है समाज की। और उसके बाद में इनके लिए वर्तमान में जो 2016 से शब्द इस्तेमाल हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा, इनको कहा गया कि ये दिव्यांग है। तो विकलांग की जगह क्या है? दिव्यांग। आपने चित्रों में देखा है कि जो 3 प्रकार के चित्र आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि उनके अंदर प्रकृति से कोई ना कोई कमी रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें जो विकलांग या जो दिव्यांग है उन्होंने ओलंपिक जैसी जगह पर जाकर के अपने देश का नाम रोशन किया है, खुद को साबित किया। आप अखबारों में वगैरह देखते रहते होंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि विकलांगों के बारे में जब कोई धारणा बना लेता है कि ये काम नहीं कर सकते या ये हमारी तरह नहीं है, मान लीजिए किसी बच्चे को हकलाते हुए बोलता है वो, है ना, ऐसी कोई कमी रह गई उनके अंदर कि वो सही तरह से बोल नहीं पाता है, तो अक्सर ये दिखाते उसको चिढ़ाते हैं। तो ये चिढ़ाना क्या, ये भेदभाव है। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि विकलांग, जिनके लिए बाद में खास जरूरत वाले बच्चे शब्द का इस्तेमाल किया गया और वर्तमान में उसको दिव्यांग कहा जाता है। अब देखिए, जब हमने लड़के और लड़कियों वाला उदाहरण देखा था तो ये चीज एक दिन में डेवलप नहीं हुई है। ये जो मस्तिष्क की धारणा है कि लड़कियां जैसे जल्दी रोती है, लड़के रोते नहीं है, मजबूत होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, लड़कियां घर का काम अच्छा कर लेती है, लड़के बाहर का काम संभाल लेते हैं, ये जो धारणा है एक पीढ़ी से नहीं, ये पीढ़ियों से बनी हुई धारणा है, जिसको हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। जब हम सभी लोगों को एक ही सूत्र में बांध, लड़की है तो सभी लड़कियां एक जैसी, लड़का है तो सभी लड़के एक जैसे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, देखो, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं, एक ही छवि में बांध लेते हैं कि भाई ये एक ऐसा है तो सभी ऐसे होंगे, या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो ये जो है, ये जो विचार है, इसे हम क्या कहेंगे? रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जिसे रूढ़िबद्ध मतलब जो परंपरा से, रूढ़ि से चली आ रही है, जिसे रूढ़िबद्ध धारणा
कहते हैं। तो ये देखिए, इसके पहले हमने देखा था पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह के बाद में एक और कंसेप्ट आया है रूढ़िबद्ध धारणा। क्या है, इसको आपको लिखना है, याद रखना है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं और उनके बारे में कोई पक्की धारणा, कंसेप्ट बना लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे रूढ़िबद्ध धारणा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है मुस्लिम लड़कियों का। अक्सर ये देखा जाता है कि मुसलमान जो है वो अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कि बस वो ऐसा ही होते हैं। लेकिन ये गलत बात है। मुस्लिम लड़कियों के स्कूल न जाने का मुख्य कारण क्या? देखो, मुस्लिम लड़कियों के स्कूल न जाने का मुख्य कारण है बेटा गरीबी। अगर आंकड़ों पे नजर डाले तो उनके अंदर गरीबी ज्यादा है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। हमने इस और गरीबी की ओर ध्यान देना कि हम उनकी गरीबी कैसे दूर करें कि उनकी लड़कियां स्कूल जाए। लेकिन एक रूढ़िबद्ध धारणा क्या है कि मुस्लिम लड़कियां क्यों, कि मुस्लिम समाज ऐसा नहीं चाहता है, हमने उनको समाज से जोड़ दिया, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा बन गई। अब यहां पर केरल का एग्जाम्पल दिया है। केरल ने क्या किया, देखो, केरल ने मुस्लिम लड़कियों को स्कूल से जोड़ने के लिए, मुस्लिम मतलब सभी को ऐसे स्कूल से जोड़ा है, लेकिन देखिए जब डाटा आते हैं तो पता चलता है कि हमें किस दिशा में काम ज्यादा करना है। तो केरल के सरकारी जो स्कूल है, केरल सरकार ने क्या किया, सरकारी स्कूल, सरकारी बसें स्कूल के लिए, है ना, शिक्षक, और जिसमें ज्यादातर 60% तो मैं लेडी टीचर है, शिक्षिकाएं, याद रखना। फिर घर के निकट विद्यालय, कोशिश ये की कि घर के निकट ही स्कूल हो, जिससे कि स्कूल जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं हो। ये सारी सुविधाएं केरल की सरकार ने मुस्लिम लड़कियों को ध्यान में रखते हुए दी, तो वहां पर इसके अंदर जबरदस्त उछाल आया और मुस्लिम लड़कियों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित हुआ, मतलब वो पढ़ने लगी। ये कैसे किया? ये ऐसे उन्होंने मुख्य जो है गरीबी पे चोट करने की कोशिश की, न कि जो रूढ़िबद्ध धारणा है उसको अपने दिमाग में ठहराया। तो ये जो मॉडल है उसके ऊपर अगर सभी लोग काम करेंगे तो ये जो धारणा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसमें हमने देखा कि देखिए, जो विकलांग होता है उसके प्रति दिमाग के अंदर धारणा लोग बना लेते हैं कि भाई ये हमसे अलग है, इसलिए धीरे धीरे फिर भेदभाव शुरू हो जाता है, उसके मन में कुंठा आ जाती है, वो अवसाद से ग्रस्त होता है, चिंतित रहता है, और उसके बारे में उसका विकास, उसके बाद में उसका विकास नहीं हो पाता है। तो विकलांग के लिए दो शब्द हमने देखे, खास जरूरत वाले बच्चे, लेकिन फिलहाल इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दिव्यांग शब्द, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने रूढ़िबद्ध धारणा का कंसेप्ट देखा कि आप पहले से किसी के प्रति कोई धारणा बना लेते हैं तो उसको रूढ़िबद्ध धारणा कहेंगे, और मुस्लिम लड़कियों के स्कूल न जाने के एग्जाम्पल से और केरल सरकार के प्रयास जो किए गए हैं उसके एग्जाम्पल से हमने इसको समझा है। यहां पर इसका पहला वीडियो समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लिखिए इसको।